अस्सलाम वालेकुम। आर्मी चीफ की मौजूदगी में सनाउल्लाह मस्ती खेल असम्बली पहुंच गए। असम्बली किसी के बाप की जागीर नहीं, इधर तुम सब लोग सुनोगे और मैं बोलूंगा। भारत से जीतने वाला आर्मी चीफ इमरान खान से हार गया। वो जेल में बैठकर आप सब के ऊपर मुस्कुरा रहा है। शहबाज साहब, जुल्म की भी हद होती है। इतना जुल्म करो जितना कल को आप बर्दाश्त कर सको। में बैठा मेरा कप्तान, जाके उससे माफी मांग लो, वो तुम सबको माफ कर देगा। जबरदस्त तकरीर ऐवान खान के नारों से गूंज उठा। आइए नाजरीन, पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुंच सके। ये जो इंस्टॉल्ड रजीम है, मैं इसे अवाम का मुंतखब हाउस नहीं कहता, मैं इसको मुंतखब अवामी नुमाइंदे नहीं समझता। जो ट्रेजरी बेंचेस है, ये अवाम का मैंडेट लेके नहीं आए, ये इलेक्शन के जरिए नहीं आए, ये सिलेक्शन के जरिए भी नहीं आए, ये इंस्टॉल्ड है। मैं साथ जो बात जहां कर रहा हूं, अल्लाह अल्लाह हक है, कभी अगर मैं जिंदा रहा तो ये बात सामने आएगी। जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वर्डिक्ट आया है कि 90 में IGI कैसे बनी थी, और वो जो वर्डिक्ट है कि IGI कैसे मार्ज़े वजूद में आई। इंशाअल्लाह मेरी बात को नोट किया जाए, सारे पाकिस्तान के अवामी नुमाइंदे बैठे हैं, कि मैं इंतहाई बावसूख जराए से कह रहा हूं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 17 सीटें नहीं मिली, इनको सिर्फ 9 सीटें मिली है। मैं दोहरा रहा हूं, इनको 9 सीटें मिली है। NA 1 से लेके NA 100 तक इनकी कोई सीट नहीं थी, ये धांधली करके जीते हैं। इनको अवाम ने वोट नहीं डाला। और कराची के अंदर जनाब स्पीकर, मेरे भाई बैठे हैं, अगर मेरी बात झूठी साबित हो जाए मुझे गोली मार देना, मेरा खून आप पे हलाल है कि 20-22 में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 20 सीटें जीती है, 19वीं सीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती है और 20वीं सीट जमात इस्लामी जीती है। और मेरी और बात भी कहने दें सर, कि इंटीरियर सिंध के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 58 सीटें जीती है MPA की, उनको हराया गया है। अगर ये बात मेरी याद रखना, अल्लाह एक दिन होगा, ये बातें खुलेंगी, आपके सामने आएंगी। ये जो इंस्टॉल्ड रिजीम है, इनको अवाम ने वोट नहीं डाला, ये अवाम का मैंडेट लेके जनाब स्पीकर मारदे वजूद में नहीं आए। जनाब स्पीकर, आपके कुलीग बोल रहे हैं, एक ऐसी हुकूमत जो 6.1 की ग्रोथ रेट के साथ जा रही थी, कोरोना था, मुश्किल हालात थे, उसके बावजूद आपकी तरक्की, रेमिटेंस आपके आ रहे थे, आपके एक्सपोर्ट बढ़ रही थी, आपका यहाँ आपको हेल्थ कार्ड मिल रहा था, आपको यहाँ एहसास कार्ड मिल रहा था, यूथ के प्रोग्राम्स थे, पाकिस्तान खुशहाल हो रहा था, इतने बड़े क्राइसिस के बावजूद पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। जनाब स्पीकर, मैं चंद कंपैरिजन से बात करूंगा, मैं ऐसी हवा में बातें करने वाला नहीं हूं। बैरिस्टर साहब, मैं आंखों में आंखें डाल के बात करने का कायल हूं और मैं दलील के साथ बात करने का कायल हूं। सर, जब हमें अप्रैल 22 के अंदर इमरान खान की हुकूमत को रिजीम चेंज के जरिए चेंज किया गया, तो उस वक्त इंटरनेशनल प्राइसेस जो थी वो 100 पे था सर, डॉलर था उसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम की। लेकिन पाकिस्तान के अंदर उस वक्त 150 का हम पेट्रोल दे रहे थे, 146 रुपए का हम डीजल दे रहे थे। लेकिन आज क्या हालात है सर, $65 इंटरनेशनल प्राइसेस है, लेकिन पेट्रोल जो है पाकिस्तान के अंदर 253 का मिल रहा है और डीजल जो है 254 का मिल रहा है सर। और सर, जो आपके पास कर्जे हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सर आपकी माइनस में जा रही है, जो 3 साल से नेगेटिव जा रही है, चाहे वो PDM 1 थी, PDM 2 थी, या PDM 3 आई हुई है। जो इंस्टॉल्ड लोग हैं, ये थर्ड है सर, केयर टेकर भी। सर, हमारे दौर में जो 10.6% पे जा रही थी आखिरी पे, और आखिरी साल में सर 4.4 थी जी। अब सर, जो टोटल डेट है पाकिस्तान के कर्जे 76,007 अरब रुपए के कर्जे हम पे हैं सर, जिसकी हम सालाना किस्त जो है वो 8,296 रुपए अरब दे रहे हैं सर। 2,896 अरब रुपया आपने उनकी सूद की किस्त देनी है सर। तो मैं समझ, इसके अलावा सर, जो आपकी स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस थी सर, जो ये कह के आए थे कि हमारे पास बड़ा विजन है, हमारे पास बड़ा नॉलेज है, और कोई इनके पास कोई न मैंडेट है, न विजन है, अकल से पैदल लोग हैं, न पॉलिटिकल फिलॉसफी है, न कुछ है सर। पिछले 53 सालों के अंदर पाकिस्तान के हुक्मरान कौन रहे हैं? 10 साल तक परवेज मुशर्रफ रहा है, फिर एक 10 साल तक जनरल मुशर्रफ रहा है, फिर उसके बाद यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और यही नवाज शरीफ और खानदान रहा है पिछले 53 साल से। मैं पूछता हूं सर, जो आपकी स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज है सर, जिसमें आपकी PI है सर, वो 773 बिलियन का सर खसारे में जा रही है। आपकी पाकिस्तान स्टील मिल जो है 31.1 बिलियन के खसारे में जा रही है। रेलवेज जो है 31.3 बिलियन के खसारे में जा रही है। कैस्को जो आपकी 120.4 बिलियन के खसारे में जा रही है। आपकी जो पेस्को है वो 88.7 बिलियन के सर खसारे में जा रही है। और आपका NHA जो है 295.5 बिलियन के खसारे में जा रहा है सर। इन पे इनके हालात ये हैं कि जो हमारे सर्कुलर डेट्स हैं, 2700 अरब रुपया जो है गैस पे सर्कुलर डेट है, 2100 अरब रुपया आपका एनर्जी पर सर्कुलर डेट है,
ان کے खात्मे के लिए मुझे इस बजट में सर कोई तजवीज नजर नहीं आई। जनाब स्पीकर, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये कहते हैं कि ज़राअत के उन्होंने भट्ठा गोल कर दिया है, पंजाब के अंदर कोई हुक्मरानी नहीं है, तालीम को उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया है, उसको हेल्थ को प्राइवेटाइज कर दिया है, गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं है, जमींदार तबके का सर उन्होंने गला काट दिया है। और सर उन्होंने 2200 अरब रुपया एक जमींदार को एक साल में पंजाब हुकूमत ने नुकसान और डज लगाया है। जनाब स्पीकर, मुझे कितने अफसोस का मकाम है कि ये कहते हैं ज़राअत तो हमारी माइनस में जा रही है सर, लेकिन कहते हैं लाइव स्टॉक, फिशरीज और फॉरेस्ट्री जो है वो हमारी जा रही है। और लाइव स्टॉक मैं बता दूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, 2006 के बाद लाइव स्टॉक का कोई सर्वे नहीं हुआ सर, लाइव स्टॉक का कोई सर्वे नहीं, उन्होंने गिनती कहां से कर ली है। और उसके बाद सर फिशरीज का, ये इतने अक्ल से पैदा लोग हैं, माजरत के साथ अक्ल से पैदा लोग हैं सर। आपकी कहते हैं जी हमारी महंगाई कम हो गई है, अच्छा आपकी ग्रोथ जो है वो माइनस में जा रही है। आपका जमींदार तबका जो 70% लोग देहात में रहते हैं, उनको आपने जीते जी मार दिया है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, वो चीख रहे हैं, वो ईद पे नए कपड़े नहीं खरीद सके। और आपको बताता चलूं सर कि इस वक्त पाकिस्तान की ये सूरत हाल है कि 90% लोगों ने ईद नहीं की, इतनी गुर्बत के हालात है। और वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है सर, उसके मुताबिक आपके 45% लोग सतह गुर्बत से चले गए हैं। इसका मतलब ये है कि आपके 11 करोड़ नीचे चले गए हैं, लेकिन ये कहते हैं कि हम मुनाफे पे जा रहे हैं। मैं ये पूछता हूं सर, शाह साहब आप बड़े सीजन पॉलिटिशियन है स्पीकर साहब, कि मैं इनसे ये पूछता हूं, जब ये कहते हैं जी कि गुर्बत भी कम हो गई है और बड़े जनाब आपके हमारे फिशरी अपना लाइफ स्टॉक बढ़ी है, स्लॉटरिंग बढ़ गई है सर, जब लोगों के पास खरीदने के लिए कुछ नहीं है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है आप जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे जा रहे हैं, तो स्लॉटरिंग कैसे बढ़ गई है? सबसे महंगा गोश्त है सर मटन का, जाम साहब बैठे हैं, मेरे भाई हैं, वजीर आला रहे हैं, जो सबसे महंगा यहाँ पाकिस्तान में गोश्त है। गोश्त कौन ले सकता है? क्लासेस खत्म हो गई है, लोअर मिडिल क्लास खत्म हो गई है, मिडिल क्लास खत्म हो गई है, और क्या क्लास रह गई है? एक अमीर एलिटिस्ट और दूसरे कौन गरीब रह गए। तो जनाबे वाला, मैं आपको फिगर्स के साथ बात कर रहा हूं, अगर मैं चैलेंज करके जा रहा हूं, जो फेडरल मिनिस्टर मेरे साथ जहां बैठेगा मैं उनके साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हूं सर। मियां साहब ने सर ये खुद तस्लीम किया है, मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने अपने इक्तिसादी सर्वे में उन्होंने कहा है कि हमारी ज़राअत जो है वो तबाह हो गई है जी, ज़राअत हमारी तबाह होगी। सर मैं एक जमींदार का बेटा हूं, मैं जमींदार हूं, मैं दयानतदारी के साथ कह रहा हूं, ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, जो 60% लोग बैठे, सारे मेरे भाई जमींदार पीछे बैठे हैं शहरी इलाकों से हटके, वो दयानतदारी से कह दें कि सर अगर ज़राअत उन्होंने तबाह नहीं कर दें, बताओ। मैं सर हैरान और परेशान हूं कि इनकी सर पॉलिसीज कैसी हैं और ये कैसी पॉलिसीज कर रहे हैं जी, कि सर इन्होंने काश्तकार का गला घोंट दिया है। जो हुकूमत के सर्वे के मुताबिक 37% लोगों का रोजगार ज़राअत से वाबस्ता है। सर आप कि जो सर्कुलर डेटे बिजली आप दे नहीं रहे, लोड शेडिंग्स हो रही है, डीजल और पेट्रोल की प्राइसेस कहीं बढ़ गई है, इन्होंने काश्तकार को जीते जी मार दिया है, जमींदार का कोई पुरसाने हाल नहीं है। और जनाबे वाला, कितने जालिम है कि जुल्मत को ज़िया कहते हैं, कितने बेदर्द हैं कि सर सर को सबा कहते हैं। मुल्ला की अज़ार है, मुजाहिद की अज़ार, करगस का जहां है, शाही का जहां। देखें सर, जो इनकी लैंड क्रूजर्स हैं उनको उन्होंने बजट में 50 लाख से 60 लाख रुपया सस्ता कर दिया है, और जो गरीब की गाड़ी है 800 सीसी आल्टो, उस पर उन्होंने 18% टैक्स लगा दिया है। तो मैं समझता हूं सर, सदर हाउस, वजीर आजम हाउस की सर जो है वो तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं। और सर उसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं सर, जो ये कहते हैं कि महंगाई कम हुई है, मैं कंपैरिजन देना चाहता हूं कि ये गंदम जो है 20 kg सर 1167 रुपए हमारे इमरान खान के दौर में 22। बहुत अच्छी तरह याद है जब हम गिलानी साहब की कैबिनेट से, उससे पहले की बात है, उन्हीं दिनों की बात है जब ये जजिस बाली तहरीक चली। आप पीपल्स पार्टी के दोस्त हमें कहते रह गए कि थोड़ा इंतजार करो, लेकिन हम अदलिया की गैर जानिबदारी और आज़ादी के रोमांस में या रुमान में बहुत आगे निकल गए। मुझे वो दिन भी याद है जब मियां नवाज शरीफ साहब मॉडल टाउन से लॉन्ग मार्च की क़यादत करने के लिए निकल रहे थे। हमारा कोई मामा चाचा, कोई भाई भतीजा जज नहीं था, तो हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था। आप हमारे इत्तेहादी थे और हमने वो कैबिनेट छोड़ी, आप हमें समझाते रह गए और हम अदलिया की आज़ादी के परचम को और बहाली के परचम को लेकर निकल आए। जब नवाज शरीफ साहब निकल रहे थे तो उनको 2 कॉल्स आई पाकिस्तान के बाहर से, और उन्हें कहा गया कि आपकी जान खतरे में है, आप बाहर ना निकलें। उन्होंने अपनी जान को भी खतरे में डाला, हम भी जो उनके हम रकाब थे सारे अपनी जानों को, उन दिनों में धमाके बहुत होते थे, खतरे में डाला। एक मकसद क्या था? एक आज़ाद और गैर जानिबदार अदलिया का क़याम। हम इफ्तिखार चौधरी साहब को नहीं जानते थे, ना कोई वास्ता था, ना बाकियों को जानते थे, लेकिन हम समझते थे कि जनरल मुशर्रफ ने ज्यादती की है, जुल्म किया है, और हम बाहर निकल आए। लेकिन आज कई साल गुजरने के बाद जब नजरिया ज़रूरत के तहत अदालत से फैसला आता है, या जब हम देखते हैं कि किसी फैसले में नजरिया ज़रूरत की बदरू भटक रही है, तो यकीन कीजिए कभी कभी शर्मसारी होने लगती है कि यह तहरीक चलाने की क्या जरूरत थी। अदलिया बहाल तो हुई, अदलिया को हम आज़ाद और गैर जानिबदार नहीं करवा सके, इसको हम एडमिट करते हैं।
میں خود جیل میں گیا ہوں 2 بار, بہاولپور جیل اور میاں والی جیل, اسی چکر میں. میرے رفقا بھی گئے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پاناما بینچ, پاناما کا کیس, کہ عمران کے سہولت کاروں کے کہنے پہ یہ کھیل کھیلا گیا. جاوید ہاشمی نے تو یہ بات بہت پہلے ہمیں بتا دی تھی کہ جج اور جرنیل ملیں گے اور اس بات میں عدالت کے ذریعے نکالا جائے گا, اور اس کے بعد پھر خوب زد و کوب کیا جائے گا. اور وہ سارا کچھ ہوا جیسا کہ ہاشمی صاحب نے بتایا تھا. وہ عمران خان کے ساتھ تھے اور اس لیے اس سے الگ ہو گئے تھے. تو بات یہ ہے جناب کہ یہ سلسلہ کہیں رکنا چاہیے. سلسلہ نہیں رک رہا. میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں, اور پوری قوم سن رہی ہے اس بات کو, معزز جج صاحبان بھی سن رہے ہیں, کہ اگر عمران خان کے اوپر نو کانفیڈنس ہوا ہے تو یہ کون سا غیر قانونی یا غیر آئینی راستہ اختیار کیا گیا؟ ہم نے دھرنا تو نہیں دیا, ہم نے اسلام آباد کا گھیراؤ تو نہیں کیا, ہم اس سائڈ پہ بیٹھے تھے, ادھر سے اٹھا کے ہمیں جیلوں میں ڈال دیا. ہم میں سے کس نے جیل نہیں کاٹی؟ ہم روئے تو نہیں. ہم جب جیلوں سے آتے تھے تو چیخیں نہیں مارتے تھے. عدالتوں میں ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی تھی. ہم جیلوں میں بند تھے. چیف جسٹس صاحبان جو تھے اس دور کے, انہیں ہماری شکلیں پسند نہیں تھیں. اس دور کی ایجنسیوں کو ہم ٹھیک نہیں لگتے تھے. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں جیل میں ڈالا ہوا تھا, اور یہ ایک شیطانی اطاعت تھا. اس سے کام میں اسے کچھ نہیں کہہ سکتا. ایک شیطانی اطاعت تھا, ایک مسلسل قائم تھی, ہم نے اس کو بھگتا. اور جب ہمیں موقع ملا تو جو پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ہم نے نو کانفیڈنس موشن ڈالی, اور وہ کوئی جرم نہیں کیا. اور جب یہاں اسلام آباد میں عمران خان آ رہا تھا تو یاد کیجئے وہ دن جب آنریبل سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ دیا گیا کہ اس کو آنے دو, اور ساری اسلام آباد پولیس کو ایک طرف کر دیا گیا. سیکورٹی ساری لیئرز توڑ دی گئی, ختم کر دی گئی. پھر کیا ہوا؟ انہوں نے یہاں آگ لگائی, ہنگامہ کیا, یہاں پہ املاک کو نقصان پہنچایا. عمران خان کو تو کسی نے نہیں بلایا. اس بینچ نے عمران خان کو کیوں نہیں بلا کر پوچھا کہ تم نے یہ کیا کیا, تم نے یہاں پہ یہ کھلواڑ کیپٹل کے ساتھ کیوں کیا؟ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ کا کیپٹل ہے, تم نے اسے تماشا کیوں بنایا؟ کوئی ایک واقعہ جناب. اور آج جو فیصلہ آیا ہے اس خرابی کی بنیاد میں بلا خوف تردید یہ کہنا چاہتا ہوں, اس کی بنیاد وہ غیر منصفانہ, غیر قانونی اور غیر آئینی فیصلہ ہے جو پنجاب اسمبلی کے 25 اراکین کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. وہ اس خرابی کی بنیاد ہے کہ تمہارے ووٹ بھی نہیں گنے جائیں گے اور تمہیں ڈسکوالیفائی بھی کیا جائے گا. گویا جرم نہیں کیا مگر تمہیں ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. ہم چل پڑے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے. ہم نے عمران خان کے گناہوں کا چھاپا اپنے سر پہ اٹھا لیا. ہم IMF کے اس نامکمل پروگرام کو ٹھیک کرنے کے لیے چل پڑے. obviously قیمت بڑھنی تھی, اور ہمیں دھکیل دیا گیا کہ جاؤ جا کے اب مہنگائی سے الیکشن لڑو. تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے. اور جب ریویو ڈالا گیا, سوال یہ ہے کہ اس ریویو کو سنا کیوں نہیں گیا؟ آپ نے ریویو کو بیک برنر میں کیوں ڈالا؟ یہ کس طرح کا انصاف ہے؟ یہ آپ کی مرضی کا انصاف ہے بھائی. جب دل کرے انصاف دے دیں گے, جب دل کرے تو انصاف نہیں دیں گے. پاکستان 22 کروڑ گونگوں, بہروں اور اندھوں کا ملک تو نہیں ہے نا جی. اور یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو سارے 13 14 بار جیل کاٹے ہیں. ڈسکوالیفیکیشن کا بھی کوئی خوف نہیں ہے کسی کو. تو کیا اس ملک کو اس طرح لے کے چلنا ہے؟ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, یہاں نئے نئے کھیل کھیلے جا رہے ہیں. یہاں ایک آدمی کو پھر واپس لانے کے لیے فیسیلیٹیشن کی جا رہی ہے. پہلے نیب کے ذریعے پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی, عدالتوں کے ذریعے کی گئی, ایجنسیوں کے ذریعے کی گئی. اب بھی وہ راستہ نہیں رک رہا, وہ سلسلہ بند نہیں ہو رہا. تو یہ سلسلہ ہمیں قبول نہیں ہے اور ہم اس میں خاموش نہیں رہیں گے. میں بڑے احترام سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ غلط فہمی دور کر دی جائے کہ کوئی سیاسی کارکن, کوئی سیاسی جماعت اس ناانصافی پر چپ رہے گی. ہم چپ نہیں. ناظرین اکرام, آپ نے ثناء اللہ مستی کھیل کی تقریر سنی. ثناء اللہ مستی کھیل کا کہنا تھا یہ 17 سیٹوں والی جماعت نہیں, یہ غلط بات ہے. وہ ٹوٹل 9 سیٹیں ملی تھی, ان کی فارم 47 کی بنیاد پر حکومت بنائی گئی. یہ بھی کہنا تھا ان لوگوں نے خان کے منڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا, جس کو عوام نے ووٹ دیا تھا وہ عمران خان تھا. اگر کسی کی حکومت بننی چاہیے تھی وہ عمران خان تھا. یہ حقیقت بات ہے. حالانکہ ہمارے ملک میں ووٹوں کی کوئی بھی عزت نہیں ہے. نون لیگ کا نعرہ تھا ہم ووٹ کو عزت دیں گے. آپ کو پتہ ان لوگوں نے کیسی عزت دی, اور فارم 47 کی بنیاد پر ان لوگوں نے اپنی حکومت بنائی تھی. ووٹ کو عزت نہیں دیتا. جو بھی چور دروازے سے آتا ہے وہ چور دروازے سے ہی جاتا ہے. پھر انتقام ہمارے ملک میں نہیں ہونا چاہیے. آج جو نون لیگ والے جس کے کاندھوں پر اچھل رہے ہیں, کل کو عمران خان کی حکومت آئے گی. آج جو یہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں, کل کو عمران خان کی حکومت آئے گی, پھر وہ ان کے ساتھ 4 قدم آگے بڑھ کر کرے گا کہ اس میں فائدہ کسی کا بھی نہیں ہے, بہت زیادہ نقصان ہے. ہمارے سیاستدانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. آپ کو پتہ ہے جیسا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پر لٹکایا گیا, یہ پھر اس تاریخ کو دہرا رہے ہیں. سیاستدان یہ بھی بہت زیادہ غلط کرتے ہیں جو پورے ادارے کو نشانہ بناتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کیسے ہمارے ملک میں ہمارے سیاستدان اپوزیشن والے فوج کو نشانہ بناتے ہیں, چاہے کوئی بھی جماعت ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اختلاف ہے ایک بندے سے کریں, اس کی آڑ میں پورے ادارے کو نشانہ بنانا یہ غلط بات ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیا سمجھتے ہیں آپ بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں. آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں, تب تک ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.